वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 22 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा मायूस होऊंगा, थोड़ा हताश होऊंगा, लेकिन मैं फिर जो तैर जाऊंगा, फिर संघर्ष करने के लिए उतर जाऊंगा। ये ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं जीत कर ही रहूँगा। ज़िंदगी जो ज़िंदगी है इसको बेहतर बनाने के लिए आपको एक बार तो जीतना पड़ेगा, एक बार तो कठिन संघर्ष करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो तैयार रहिए क्लास लेने के लिए प्रतिदिन और रिवीजन करिए नोट्स से, और जो बार बार रिवाइज करके प्रश्नों को लगाइए, जिससे आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा पहला। हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो अंतर महाद्वीपीय अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। तो यह दक्षिण अफ्रीका के साथ, जो दोनों ने मिलकर, या दक्षिण अफ्रीका के साथ चीन के द्वारा स्थापित किया गया है अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक। स्थापित किसे? चीन के द्वारा किया गया है, और चीन ने दक्षिण अफ्रीका का सहयोग, या दक्षिण अफ्रीका और चीन ने दोनों के मध्य यह अंतर महाद्वीपीय लिंक के स्थापित किया गया है। 12,900 किलोमीटर क्षेत्र को यह कवर करने वाला है और विश्व की सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक होने वाली है चीन से दक्षिण अफ्रीका के मध्य। और चीन इसके लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है? तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, लियो में जो जिनोन उपग्रह है, इसे लॉन्च करेगा चीन। जिनोन उपग्रह को लॉन्च करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, और यह विश्व की सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक होने वाली है क्वांटम सैटेलाइट की। और इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का? तो सुरक्षित संचार के लिए इसे स्थापित किया जाएगा। जो संचार है उसमें सुरक्षित संचार होगा। क्वांटम अर्थात जो उन्नत होता है, और क्वांटम अर्थात जो उन्नत होता है, और साथ ही जो इसकी क्षमता अधिक होती है, तो सिक्योर जो है संचार के लिए इसे स्थापित करेंगे चीन और दक्षिण अफ्रीका दोनों मिलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो इसरो द्वारा विकसित किया गया है। तो 3201 कल्पना और 3201 विक्रम का संबंध किससे है? तो यह माइक्रो प्रोसेसर है, और किसने विकसित किए हैं? इसरो के द्वारा विकसित किए गए हैं। कल्पना 3201 और जो विक्रम 3201 यह इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए और हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? यह इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए माइक्रो प्रोसेसर है और हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर होने वाले हैं। और जो विक्रम साराभाई है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, इनके नाम पर इसका नाम विक्रम 3201 रखा गया है, और कल्पना चावला जी के नाम पर कल्पना 3201 इसका नाम रखा गया है, और यह माइक्रो प्रोसेसर है। अगर बात करें विक्रम 3201 की, तो यह भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होने वाला है। भारत का पहला मेड इन इंडिया जो निर्मित है 32 बिट का विक्रम 3201 यह माइक्रो प्रोसेसर है, और भारत का पहला मेड इन इंडिया है। इसरो के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक बेंगलुरु है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और हेड वर्तमान में इसके कौन है? तो श्री जो वी नारायण जी है, जो वी नारायण ने यह वर्तमान में 11वें क्रम के हेड है इसरो के। फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने थे इसरो के? तो जो विक्रम साराभाई है, यह पहले अध्यक्ष थे इसरो के, और जो विक्रम साराभाई है इन्हीं भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसरो ने अभी जो अपना 100वां मिशन था किसके द्वारा लॉन्च किया था? तो जो इसरो ने अपना 100वां मिशन है यह किसके? GSLV F15 के द्वारा जो 100वां मिशन है यह लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय पहले। और इससे जो NVS-02 सैटेलाइट है, जो नेविगेशन सिस्टम का सेकेंड पीढ़ी का सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया था। और भारत का जो GPS सिस्टम है, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये USA का है। तो भारत का GPS सिस्टम अपना जो कौन सा है? नाविक है, और इसका नाम किस पर? नाविकों के सम्मान में रखा गया है। तो नाविक भारत का GPS सिस्टम है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आ सकता है। तो क्रिस्टी कावेंट्री
क्रिस्टी कावेंट्री, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब होती है? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को ही मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड में हमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके पहले अध्यक्ष की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो दमित्री विकेलस, जो दमित्री विकेलस है, इसके पहले हेड थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। और ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो ओलंपिक खेलों का जनक भारत में पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके पहले अध्यक्ष देमेत्री विकेलस थे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अभी इससे पहले 9वें क्रम के हेड कौन थे? तो थॉमस बोक 9वें क्रम के हेड है। और 10वें क्रम की हेड जो पहली महिला बनने वाली है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो कौन बनेगी? तो क्रिस्टी कावेंट्री जी है, यह इसकी अध्यक्ष बनने वाली है और पहली महिला अध्यक्ष होने वाली है। अगर ये कहाँ की है क्रिस्टी कावेंट्री, किस देश की है क्रिस्टी कावेंट्री? तो यह जिम्बाब्वे की रहने वाली है। और जो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 144वें क्रम का जो सत्र आयोजित हुआ है ग्रीस में, यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि जो क्रिस्टी कावेंट्री है, इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 23 जून 2025 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। और कितने सालों तक अगले इनका कार्यकाल रहना है? तो 8 साल तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और पैरा ओलंपिक खेलों का, जो पैरा ओलंपिक खेल है, इनका जनक किसे माना जाता है? पैरा ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो जो लुडविग गुटमैन है, लुडविग गुटमैन, इन्हें माना जाता है पैरा ओलंपिक खेलों का जनक। और पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे हम देखते हैं, अगर फर्स्ट ओलंपिक की बात करें तो फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन कब होता है? तो 1896 में ग्रीस अर्थात जो एथेंस यूनान है, यहाँ पर पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 1900 में दूसरे क्रम के जो ओलंपिक खेल थे, दूसरे क्रम के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होता है? 4 साल के बाद 1900 में पेरिस फ्रांस में होता है। और अभी 33वें क्रम के ओलंपिकों का आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? तो 33वें क्रम के जो ओलंपिक है 2024 में, ये पेरिस फ्रांस में हुए थे। 34वें क्रम के अगले ओलंपिक 2028 में कहाँ होने वाले हैं? तो लॉस एंजल्स में इनका आयोजन होने वाला है। 2028 में 34वें क्रम के यह ओलंपिक होंगे, लॉस एंजल्स USA में इनका आयोजन होगा। अभी WTO की हेड बनने वाली, जो WTO की पहली महिला हेड बनी थी और इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, ये पुनः से WTO की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो नागोजी ओंकाजा-इवेला वर्तमान में WTO की हेड है और फर्स्ट महिला हेड है WTO की नागोजी ओंकाजा-इवेला। WTO की बात करें अगर, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किससे? तो माउंट लोवोटोबी लाकी ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। और अभी इसमें विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी जो माउंट लोवोटोबी लाकी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है और इसमें अभी भयंकर विस्फोट हुआ है। और जो इसकी राख है, यह लगभग 8200 मीटर ऊपर तक इसका स्तंभ बना है राख का, अर्थात एक दीवार बनी है। लगभग 8 किलोमीटर जो ऊंचा यह राख या इसकी गैसें पहुंची है। जो इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी है, उन्हें देखिए, माउंट क्राकातोआ, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह भी इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है, माउंट क्राकातोआ, मेरापी और सिनाबुंग। इंडोनेशिया में इतने ज्वालामुखी अधिक फटने का क्या कारण है? तो ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है, अर्थात जो प्रशांत महासागर का अग्निवलय है, जहाँ पर प्लेटें आपस में टकराती है, तो यहाँ पर स्थित होने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी भी अधिक जो विस्फोट होते हैं यहाँ पर ही, इसलिए इस क्षेत्र में सुनामी भी अधिक आती है और भूकंप भी अधिक देखने को मिलते हैं। कनलोवन ज्वालामुखी अभी जिसमें विस्फोट हुआ था, ये किस देश का है? तो फिलीपींस का है कनलावन ज्वालामुखी। किलौवा ज्वालामुखी कहाँ का है? तो ये USA का है, हवाई द्वीप पर स्थित है किलौवा ज्वालामुखी। यहीं पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो मोनोलोवा ज्वालामुखी भी कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप पर ही स्थित है।
थे यूएसए में। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को ही प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता इसकी राजधानी है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। और इस बार आसियान की बैठक कहाँ पर हुई है, तो जो लाओस की राजधानी है वियंतिन है, यहाँ इस बार जो आसियान है इसकी बैठक आयोजित होती है। जो इंडोनेशिया है इसे द्वीपों वाला देश भी कहा जाता है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला विश्व का देश कौन सा है, यह भी इंडोनेशिया है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में प्रोबोवो सुबियांतो जी है। और अभी हमारे जो मुख्य चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस पर, हमारा जो 26 जनवरी पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो यह प्रोबोवो सुबियांतो जो यहाँ के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के, यही हमारे चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली एन से यंग का संबंध किससे है, तो इन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है और दक्षिण कोरिया की रहने वाली है एन से यंग। और आयोजन कहाँ पर होता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट का, तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में इनका आयोजन होता है। यहाँ पर फीमेल में खिताब किसने जीता है, तो एन से यंग के द्वारा फीमेल में खिताब जीता गया है, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। और मेल में किसके द्वारा जीता गया है, तो सी यू की, जो चीन के रहने वाले सी यू की, इनके द्वारा जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 टूर्नामेंट है इसमें मेल का खिताब जीता गया है। इनका प्रारंभ कब से होता है, तो 1899 में इनका प्रारंभ होता है। 1980 में भारत के पहले विजेता बनने वाले कौन है इसके, तो भारत के 1980 में प्रकाश पादुकोण ने फर्स्ट बार जो है इसको विजय किया था, या इसके विजेता रहे थे। फर्स्ट भारतीय कौन है, प्रकाश पादुकोण जी है। अगर हम बात करें टेनिस के खिलाड़ियों की, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी कौन है, तो शरद कमल किससे संबंधित है, शरद कमल, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। श्रीजा अकुला किससे संबंधित है, श्रीजा अकुला, तो यह भी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है भारत की, श्रीजा अकुला जी। अगर कोनेरू हम्पी की बात करें, कोनेरू हम्पी की, तो ये किससे संबंधित है, कोनेरू हम्पी, तो ये शतरंज की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है, शतरंज की खिलाड़ी है जो कोनेरू हम्पी है। अगर जो पेरा खिलाड़ी की बात करें शीतल देवी, इनका संबंध किससे है, शीतल देवी इनका संबंध किससे है, तो ये पेरा तीरंदाज है। कौन है, पेरा तीरंदाज है। और कहाँ की रहने वाली तीरंदाज है, और कहाँ की रहने वाली है, तो जम्मू कश्मीर की पेरा तीरंदाज है जो शीतल देवी है। अगर बात करें इस बार का जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, जो कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है वर्तमान में, जिसकी 25 लाख रुपए इनामी राशि है। तो यह भी 4 व्यक्ति को दिया गया है। किसे, जो हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान है, इन्हें दिया गया है। मनु भाकर जी को दिया गया है जो कि शूटिंग से संबंधित है। डी गुगेश जी को दिया गया है जो कि शतरंज के खिलाड़ी है। इन्होंने फीडे विश्व शतरंज का चैंपियनशिप का खिताब जीता है इस बार। और एक और व्यक्ति जो पेरा खिलाड़ी है प्रवीण कुमार, कौन है, प्रवीण कुमार, इन्हें मिला है। तो इन 4 खिलाड़ियों को इस बार का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 21 मार्च को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट 21 मार्च के दिन मनाया गया है। और कब से यह प्रारंभ होता है वन दिवस स्टार्टिंग मनाना, तो 2013 में पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट आती है, इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष नष्ट हो रही है। जो वनों की भूमि है उसमें लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष नष्ट हो रही है, जिस पर से वनों को नष्ट किया जा रहा है। इस बार की थीम क्या रखी गई है इस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की, तो वन और भोजन इसकी थीम रखी गई है। आज की डेट अर्थात 22 मार्च को कौन सा दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस आज मनाया जाता है। अभी हाल ही में 18वें क्रम की इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है जो कि देहरादून से जारी की जाती है। कहाँ पर, उत्तराखंड से इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। इसमें अगर बात करें तो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र कितना आवरण है भारत पर, कुल क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर कुल वन और वृक्ष आवरण है, तो 25.17% जो 25.17% भाग पर वन है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 8,27,356 वर्ग किलोमीटर पर जो वन क्षेत्र है भारत में। अगर सर्वाधिक वृद्धि वनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, इन जो 2 वर्ष है इनमें प्रति 2 वर्ष में यह रिपोर्ट आती है। तो इस बार सर्वाधिक वनों की वृद्धि कहाँ पर हुई है, छत्तीसगढ़ में देखी गई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य में वन है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत के आधार पर देखिए अगर तो 93% के लगभग जो वन कहाँ पर है, किस यूटी में? तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन का प्रतिशत है। तो ये आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गुंटर ब्लोस्चल है, इन्हें चुना गया है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए। जल संरक्षण है, यह जल वैज्ञानिक हैं गुंटर ब्लोस्चल और इन्हें जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से। और जो बाढ़ पैटर्न है, बाढ़ के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। अभी श्री राम सुतार, इनका नाम आपने सुना होगा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। श्री राम सुतार जी जो इसके वास्तुकार थे या इसे निर्मित करने वाले कौन थे? तो श्री राम सुतार जी थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले। इन्हें अभी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसे? श्री राम सुतार जी को। चिरंजीवी जो कि साउथ के एक्टर है, अभी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। यूनाइटेड किंगडम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चिरंजीवी जी को सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में जयश्री वेंकटेशन को पहले रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया है, अर्थात ये पहले भारतीय जो आर्द्र भूमि के लिए रामसर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो विश्व कप पर जीत जो हुई थी, भारत ने एक विश्व कप जीता था, उस पर आधारित है मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक। इसका संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। मार्च ऑफ ग्लोरी बुक, इसका संबंध किस पर आधारित है? यह तो 1975 में जो भारत की हॉकी टीम थी, इन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप को जीता था और भारत इसमें गोल्ड पदक या गोल्ड का विजेता रहा था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जो वर्ल्ड कप है 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप, इसमें जो विजय हुआ था और पाकिस्तान को हराया था इसमें और गोल्ड कप प्राप्त किया था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन होता है फाइनल मैच का, और भारत यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था हॉकी वर्ल्ड कप में। और इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो अरुण मुक और जो एरोल डिक्रूज है, अरुण मुगल और एरोल डिक्रूज इसके लेखक है इस पुस्तक के। और 1975 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप था उस पर आधारित यह पुस्तक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दलीप टर्की जी वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जो पाकिस्तान के तैयब इकराम है वर्तमान में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? तो एआई क्लाउड है वायु, इसका अनावरण टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया है। वायु यह एक व्यापक एआई क्लाउड है और टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो उद्यमी है उनको सेवाएं देना इसका उद्देश्य है। और 15 से 20% जो लागत कम आएगी टाटा कम्युनिकेशन जो वायु है इसके उपयोग से। टाटा कम्युनिकेशन जो टाटा के उपयोग करता है उन उद्यमियों को 15 से 20% की लागत कम आएगी और यह सुरक्षा में भी बेहतरीन होगा, सुरक्षा भी अधिक दे पाएगा टाटा कम्युनिकेशन के लिए। और उन्नत पहचान है इसकी, अर्थात ये उन्नत एआई क्लाउड है वायु। अभी हाल ही में नामरू फोर्थ जो संयंत्र है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? नामरू फोर्थ संयंत्र की। तो यह यूरिया का प्लांट है और असम में इसकी स्थापना की जाएगी नामरू फोर्थ संयंत्र की। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के हिट पे के साथ साझेदारी की है? तो सिंगापुर का हिट पे है, इसके साथ साझेदारी की है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए अभी जो हिट पे है सिंगापुर का, इसके साथ साझेदारी की है। और भुगतान में क्यूआर कोड के यूज़ को बढ़ावा देने के लिए जो भुगतान किया जाए उसमें क्यूआर कोड स्कैन को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए हिट पे के साथ साझेदारी की है जो एनपीसीआई है इसके द्वारा। और ये हिट पे कहाँ का है? तो ये सिंगापुर का है। और क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आप एक क्लास देखना चाहते हैं अवार्ड से संबंधित, जो आपके महत्वपूर्ण अवार्ड है 2024 के और 2025 के अभी तक के जो महत्वपूर्ण अवार्ड हुए हैं उसकी क्लास मैंने कल ली थी, तो उस क्लास को आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी, अवार्ड से 100% आपकी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कल के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही
में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 118वां स्थान मिला है भारत को। आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन रहा है? यूएसए रहा है। चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे? तो पत्रकारिता से इस जो पुरस्कार है इसका संबंध है। ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, हाल ही में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो यह C.DOT के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ। पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया, इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2016 में। गंभीर रूप से लुप्तप्राय किली फिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोनी वन कहाँ पर है? तो यह केन्या में है, अफ्रीका महाद्वीप में। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी किसने लॉन्च किया है? तो पैसा बाजार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो जो ओरीविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केस है, इसमें जो विकास के अधिकार को मान्यता दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित करेगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? तो यह माइक्रो प्रोसेसर है, हाई स्पीड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कावेंट्री बनी है, जिम्बाब्वे की। माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन सेंग यंग का संबंध कहां से? तो यह दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 21 मार्च को मनाया गया। वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाई वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गुंटर ब्लोचल को चुना गया है। चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किससे? तो हॉकी से संबंधित। AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया है। NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान की सेवाओं में विस्तार करने के लिए किस देश के हिट पे के साथ साझेदारी की है? तो हिट पे कहाँ का है? सिंगापुर का है। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा।